तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया ज़बरदस्त और मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स जो कि 5th सेमेस्टर है, इसका एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है आईपीएम, आखिर आईपीएम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका हम लोग जो कि है एग्रीकल्चर में यूज कैसे करते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे इस विषय के बारे में। तो चलिए बताते हैं कि आईपीएम आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि समन्वित कीट प्रबंधन। इसको हम लोग हिंदी में समन्वित कीट प्रबंधन भी कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंसेक्ट और पेस्ट क्या है, तो इंसेक्ट जान लीजिए। इंसेक्ट होते क्या हैं। इंसेक्ट वो होते हैं जो कि इंसेक्ट को हम लोग पहले जानेंगे कि इसको हम लोग कीट कहते हैं हिंदी में, एंड पेस्ट को हम लोग हिंदी में जो कि ये पीड़क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीड़क कहते हैं। तो जानते हैं कि इंसेक्ट आखिर में होते क्या हैं। तो इंसेक्ट हैं जो कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं, और कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि फसलों के लिए हानिकारक भी होते हैं दोस्तों। तो आगे हम आप लोगों को इसके उदाहरण भी बताएंगे और बताएंगे कि इंसेक्ट, पेस्ट और पेस्ट आप लोग जान लीजिए कि पेस्ट भी क्या होता है। तो पेस्ट जो होता है यानी पीड़क हमेशा फसलों के लिए हमेशा ही या सदैव ही हानिकारक होते हैं फसलों के लिए। तो ये है हमारे पेस्ट और इंसेक्ट में कुछ डिफरेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे तो आईपीएम में हम जानेंगे कि आईपीएम आखिर में होता क्या है। तो आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो आईपीएम एक ऐसी तकनीकी या फिर विधि है, यानी कि आईपीएम एक ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर मेथड कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कीटों को और फसलों में जो रोग लगते हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का जो कि है इसमें संयोजन करते हैं। यानी कि कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसी एक विधि का उपयोग ना करके विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, केमिकल प्रैक्टिसेस इत्यादियों के द्वारा हम लोग जो कि है कीटों को नियंत्रित करने के लिए इसमें इसका प्रयोग करते हैं, ताकि जो कि पर्यावरण में होने वाली क्षति है उसको कम किया जा सके, और जो कि है हमारी और क्या बोलते हैं हमारे इसमें जो फसलों की जो गुणवत्ता है उच्च रहे, और उसकी जो उत्पादन क्षमता है वह भी हमारे किसानों के लिए अधिक हो, और इसकी जो आर्थिक विकास भी इससे सिद्ध होता है। एंड आगे बढ़ते हैं कि आईपीएम के जनक कौन हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आईपीएम के जनक क्या हैं। सॉरी दोस्तों यार, क्या हो गया। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आईपीएम आप लोगों ने जाना कि आईपीएम आखिर में होता क्या है। तो आईपीएम के बारे में अब थोड़ा और जान लीजिए कि यहाँ पे जो इसका उद्देश्य जो कि कीटों और रोगों को नियंत्रित करना है, ना कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना है। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए कि जब हम लोग आईपीएम द्वारा जो कि है कीटों को नियंत्रित करते हैं और इसको कीट और रोगों को नियंत्रित करते हैं, और ना कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि आईपीएम के द्वारा जो कि है हम लोग कीटों और रोगों के लिए हम लोग जो कि है उनका नियंत्रण करते हैं, ना कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट करते हैं। एंड अगर आगे बढ़ें तो आगे हमारा जो कि आईपीएम के जनक कौन हैं। तो आईपीएम के जनक हैं हमारे रे स्मिथ साहब। एंड इसके बाद हम जानेंगे कि आईपीएम के उद्देश्य क्या हैं। तो आईपीएम का उद्देश्य है, अगर हम लोग आईपीएम का यूज़ करेंगे तो उसको किस बातों को ध्यान में रखते हुए जो कि है हम लोग इसका यूज करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहला है मानव स्वास्थ्य को बनाए रखना, मानव का स्वास्थ्य भी बना रहे और जो कि है कीट रोगों को नियंत्रण, इन कीट और रोगों का नियंत्रण भी हो जाए। इस प्रकार से हम लोग जो कि है आईपीएम के उद्देश्य हैं, जो कि इस प्रकार से आईपीएम का यूज करते हैं ताकि जो कि ये मानव स्वास्थ्य को का बना रहे एंड जो कि है कीट और रोगों का नियंत्रण भी हो जाए आईपीएम के माध्यम से। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना। आईपीएम के ऐसे उद्देश्य हैं जो कि आईपीएम से ना कि जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं है कि आईपीएम का ज़्यादा यूज कर दिया तो उसमें पर्यावरण एवं जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको क्षति पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आईपीएम के उद्देश्य हैं कीटों और रोगों का नियंत्रण। ये आईपीएम है जो कि कीटों और रोगों को नियंत्रित भी करता है दोस्तों। एंड इसके बाद जो कि है आईपीएम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीएम। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे आईपीएम के सिद्धांत क्या हैं। तो आईपीएम के सिद्धांत का मतलब होता है कि कीटों को नियंत्रित करने के लिए एक ही तरीके पर निर्भर ना रहना, बल्कि विभिन्न तरीकों का संयोजन किया जाता है इसमें। इसके कुछ निम्न सिद्धांत हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके कुछ सिद्धांत मैंने आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत है कीटों की निगरानी और पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई ऑफ इंसेक्ट्स एंड फोरकास्टिंग। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कीटों की निगरानी कैसे करते हैं और उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कीटों की निगरानी करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने खेतों के पास। वहाँ पर देखेंगे अपनी फसलों में कि किस प्रकार के जो कीट हैं लगे हैं, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। अगर कीट लगे हुए हैं तो इसमें हम लोग फेरोमोन्स का यूज़ कर सकते हैं एंड जो ट्रैप्स होते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं अपने जो कि है। उससे हम लोग ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की कीट लगे हुए हैं, तो हम उसी प्रकार से हम लोग जो कि है उन कीटों को नियंत्रित करते हैं और कीटों की पहचान करते हैं। एंड जो सेकंड पॉइंट है वह है प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करके। तो प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करके हम लोग जो कि है कीटों और रोगों को नियंत्रित करते हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट है हमारा कल्चरल कंट्रोल में क्या है, जैसे कि फसल चक्र, पौधों की प्रजाति, सिंचाई, पौधों की दूरी, खेत की साफ सफाई इत्यादि के द्वारा हम लोग जो कि है कीट और रोगों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो कि है परजीवी यानी पैरासाइट, परभक्षी जिसे हम लोग प्रीडेटर भी कहते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगी यानी कवक, निमेटोड एंड प्रोटोजोआ, इसके द्वारा हम लोग जो कि है यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के द्वारा हम लोग जो कि कीटों और रोगों का नियंत्रण भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो कि है नेक्स्ट केमिकल कंट्रोल में हम लोग जैसे इंसेक्टिसाइड का यूज करके, फंजीसाइड का प्रयोग करके, हर्बिसाइड का प्रयोग करके, रोडेंटिसाइड का प्रयोग करके। रोडेंटिसाइड क्या है तो मैं बता दूं कि रोडेंटिसाइड है जो कि ये चूहे हैं खेतों के पास बहुत अपना बिल बनाकर फसलों को नुकसान करते हैं, तो उसके लिए जो रोडेंटिसाइड का यूज किया जाता है, यानी रोडेंटिसाइड चूहों को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। नेमाटिसाइड यानी कि सूत्रकृमियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एंड इसके बाद हम लोग जो कि है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देख सकते हो आप लोग की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना, यानी कि ऐसा नहीं है एक दिन गए अपने खेत पर और दूसरी दिन नहीं गए, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू जो कि है निगरानी चाहिए पड़ती है ताकि हम लोग कीटों के और रोगों के प्रभाव को जान सकें कि किस प्रकार का कीट लगा हुआ है और किस प्रकार से हमारे फसलों को हानि पहुंचा रहा है। तो उसके माध्यम से वहाँ पे हम लोगों को पता लगता है कि कैसे ये हमारे फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, और हम लोग उसमें ये भी जान सकते हैं कि कीटों की पहचान कर सकते हैं वहाँ पर जाके अपने फसलों की
तो यहाँ पर निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन का मतलब है कि अगर किस प्रकार से ये हमारे फसलों को हानि पहुँचा रहे हैं तो किस प्रकार से हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि दोस्तों यहाँ पर निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करने से कि कीटों और रोगों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ डिफरेंट बिटवीन इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि इंसेक्ट क्या है और पेस्ट क्या है। तो इंसेक्ट में यानी कि इंसेक्ट होते कीट और पेस्ट होते पीड़क। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इंसेक्ट और पेस्ट क्या हैं। तो कुछ ऐसे कीट हैं जो कि फसलों के लिए लाभदायक भी होते हैं, उनके साथ साथ हानिकारक भी होते हैं दोस्तों। जैसे हनी बी यानी मधुमक्खी को देख लीजिए आप दोस्तों कि मधुमक्खी एक तो हम लोगों को काट के हमको नुकसान पहुंचाती है, और दूसरी तरफ आप लोग देख लीजिए कि परागण में भी सहायक होती है। इसी प्रकार बटरफ्लाई भी परागण में सहायक होती है, लेडी बर्ड। तो ये हमारे इंसेक्ट होते हैं, यानी कि आप लोग समझिए कि कुछ कीट जो कि ये फसलों के लिए लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं। तो इंसेक्ट लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, बल्कि जो पेस्ट हैं यानी पीड़क होते हैं तो वह पेस्ट हमेशा जो कि सदैव हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पेस्ट समझिए कि पेस्ट यानी ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के पेपर में कि पेस्ट को परिभाषित कीजिए, या फिर पेस्ट क्या होते हैं, या फिर पेस्ट यहाँ पे दिया गया है कि पेस्ट एक जो कि ये लैटिन भाषा और फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ प्लेग या संक्रामक रोग है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि देख लीजिए एफिड्स एंड चूहा, जो कि सदैव आप लोगों की फसलों के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो पारंपरिक कीटनाशक हैं आखिर में क्या होते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जो कन्वेंशनल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक आखिर में क्या होती हैं। तो ये भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कीटों, रोगों और अन्य हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये पेस्टिसाइड जो कि पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। यानी एक जो कीटनाशक हैं हमारे पौधों के लिए भी, जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पारंपरिक कीटनाशक हैं तो ये बेरासायनिक पदार्थ हैं, यानी केमिकल जो मैटर्स हैं जो कीटों, रोगों और अन्य हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद जो है हमारा कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स के टाइप्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंसेक्टिसाइड दिया है, पेस्टिसाइड दिया है, इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड, हार्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड। मैंने आप लोगों को बताया था रोडेंटिसाइड जो कि है हमारे जो फसलों में चूहों का जब ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो हम लोग इसमें रोडेंटिसाइड्स का यूज करते हैं। हर्बिसाइड यानी कि खरपतवारनाशी, एंड फंजीसाइड कवकनाशी, एंड इंसेक्टिसाइड जो कि है कीटनाशी। ये हैं जो कि कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स के टाइप्स। तो एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस यहाँ पर दिया गया है लेजिस्लेटिव पेस्ट कंट्रोल, यानी कि विधायी नाशी जीव नियंत्रण। तो आखिर में लेजिस्लेटिव पेस्ट कंट्रोल होता क्या है। तो इसमें जो कि है सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों के माध्यम से पेस्ट को नियंत्रित किया जाता है। यानी इसमें जो सरकार है उनके द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं और नियम भी बनाए जाते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग जो कि है पेस्ट को नियंत्रित करते हैं। यह पेस्ट को फैलने से रोकने और उनके प्रभाव को करने में मदद करता है। कौन करता है? लेजिस्लेटिव पेस्ट कंट्रोल। एंड इसके जो टाइप्स हैं वो भी जान लीजिए, क्योंकि इसमें एक जो टाइप है आप लोगों का क्वारंटाइन, यानी इसे हम लोग हिंदी में संगरोध भी कहते हैं। ये आप लोगों की परीक्षा में एक बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल हैं उसके टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक तो क्वारंटाइन, यानी जिसे हम लोग संगरोध भी कहते हैं, संगरोध भी कहते हैं। तो आखिर में संगरोध होता क्या है?
तो दोस्तों यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम लोग पेस्ट को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए कानून बनाए जाते हैं। यानी दोस्तों किसी भी क्षेत्र में, यानी कि दोस्तों यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो कि यह पेस्ट को हम लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, यानी कि मान लीजिए हमारा इंडिया है, अगर इंडिया और चाइना है, तो यहाँ से यानी इंडिया से, यानी जो इंडिया है, इंडिया से चाइना में जो पेस्ट हैं वहाँ से रोकने के लिए क्वारंटाइन का जो कि है यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जिसमें पेस्ट को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को फैलने से, यानी इंडिया में और चाइना में जो कि है पेस्ट होंगे, वहाँ से फैलने में जो कि है इसमें फैलने से रोकने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। तो वही हमारा संगरोध या क्वारंटाइन होता है। एंड इसके बाद है हमारा इंस्पेक्शन क्या है? तो यह एक ऐसी विधि या इंस्पेक्शन को हम लोग बोलें तो इसको निरीक्षण कहते हैं दोस्तों। निरीक्षण लिख लीजिए, निरीक्षण। इंस्पेक्शन क्या है? तो यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें पेस्ट को पहचानने और उन्हें को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं दोस्तों। यानी इंस्पेक्शन क्या है तो समझिए कि इसमें हम लोग पेस्ट को पहचानने यानी आइडेंटिफाई करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वह इंस्पेक्शन कहलाता है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन क्या है? तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें पेस्ट को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं। रेगुलेशन यानी नियम, कुछ ऐसे जो नियम हैं बनाए जाते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए? पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो नियम बनाए जाते हैं वही हमारा रेगुलेशन है। एंड इसके बाद है हमारा एरेडिकेशन क्या है? तो यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें पेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। यानी कि उसमें तो जो पेस्ट को कंट्रोल किया जा रहा था अभी, लेकिन यहाँ पर जो एरेडिकेशन है इसमें पेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं दोस्तों। पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। यहाँ पे जानेंगे कि एनपीवी क्या है। एनपीवी का जो फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोज वायरस है। एंड इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजिकल एजेंट के नाम, यानी बायोलॉजिकल एजेंट क्या है? तो यानी कि जैविक जो कीट हैं उनके जो नाम दिए गए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ जो कीट हैं उनके नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेडी बर्ड, ट्राइकोग्रामा, बैक्टीरिया जो कि बीटी है, एंड बैक्टीरिया में बीटी हुआ, एंड फंजाई में हमारा ट्राइकोडर्मा हुआ, एंड प्रोटोजोआ में हमारा नोसिमा, एंड प्रीडेटर यानी परभक्षी में हमारा स्पाइडर हुआ। तो यहाँ पर आप लोग ट्राइकोग्रामा को समझ लीजिए। ट्राइकोग्रामा आखिर क्या होता है? तो ट्राइकोग्रामा जो कि है किसी परजीवी के यानी जीवित अंडों में वहाँ पर जाकर उनके अंडों को नष्ट कर देता है। यह हमारा ट्राइकोग्रामा, इसका मुख्य कार्य है कि दूसरे जीवों के अंडों को नष्ट करना है। यानी ये पूर्ण तरीके से उसको जो कि है उसकी जो वंश है उसको मतलब एकदम से इनको नष्ट कर देता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है परजीवी यानी पैरासाइट क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार का जीव होता है जो दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर और रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है दोस्तों। तो पैरासाइट क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार का जीव होता है जो दूसरे जीवों के शरीर पर या फिर उसके अंदर रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। एंड इसके बाद जो कि है परजीवी अपने मेज़बान को नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान पहुंचा सकता है सॉरी। परजीवी अपने मेज़बान को, यानी मेज़बान क्या है? होस्ट, जिस पर वह रहता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वह अपने मेज़बान को मारने की कोशिश नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व के लिए मेज़बान की आवश्यकता होती है। एंड इसके बाद जो उदाहरण है इसका, तो मलेरिया का परजीवी टैपवर्म जो कि हमारी आँत के अंदर रहकर हमारी वहाँ से जो कि है
अपने भोजन का अपनी भोजन के लिए अपनी वृद्धि करता है वहाँ से। एंड जू हैं, आप लोग जानते हैं, जोंक भी जानते हैं कि जोंक क्या है, जू भी जानते हैं। एंड इसके बाद हम लोग जानेंगे कि परजीव्याव यानी पैरासिटाइड क्या है। तो यह परपोषी के आकार के होते हैं तथा ये अविकसित अवस्था में ही, यानी कि ये परपोषी के आकार के होते हैं और ये अविकसित अवस्था में ही पैरासाइट के संक्रमण करते हैं। यानी कि इनकी जो अवस्थाएं हैं ये पूर्ण अवस्था में ना रहकर भी ये जो कि ये अविकसित अवस्था में ही पैरासाइट यानी कि परजीवी को ये जो कि ये संक्रमण कर देते हैं दोस्तों। ये पैरासाइट के अंदर या बाहर घुसकर उसी के अंदर विकसित होता है और विकसित होते होते उनके डंभक जब पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं तो पैरासाइट मर जाते हैं। यानी कि ये जो कि है उनके अंदर और बाहर रहकर भी उसी के अंदर विकसित होता है और विकसित होते होते यानी विकसित हो रहा है अभी और विकसित होते होते ही यानी पैरासाइट के जो डिंबक है जब पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं तो पैरासाइट मर जाते हैं। यानी तब तक ये उनका काम तमाम कर देते हैं दोस्तों। एंड इसके जो उदाहरण हैं ट्राइकोग्रामा एंड स्ट्रिप्स। एंड इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्राइकोग्रामा जो कि दूसरों के अंडों को नष्ट कर देते हैं वहाँ पर जा कर के ट्राइकोग्रामा। एंड इसके बाद जो कि है प्रीडेटर यानी परभक्षी क्या है, तो यह अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहने वाला जीव है। यानी कि यह जो कि है इनकी अब प्रत्येक अवस्था यानी जैसे प्यूपा, निम्फ, एग, यानी प्रत्येक अवस्था में जो कि स्वतंत्र रहते हैं और जो अपने परपोषी यानी होस्ट अथवा शिकार की तुलना में बड़ा होता है। यानी कि जो होस्ट यह है अपने शिकारी यानी यह जिसको अपना शिकार बनाएगा उससे बड़ा होगा और इसका शिकार थोड़ा छोटा होगा। ये हमारे परभक्षी होते हैं। और यह भी जान लीजिए कि ये एक परभक्षी को अपनी वृद्धि के दौरान एक से अधिक जो कि ये शिकार की आवश्यकता होती है। परभक्षी की दोनों अवस्थाएं कौन कौन सी, वयस्क और अवयस्क, चाहे वह वयस्क हो या फिर अवयस्क यानी कि चाहे वह अभी छोटा हो। यानी कीटभक्षी हो सकते हैं वह यानी कि वह छोटे में भी खा सकता है एंड जो वयस्क हो जाएगा यानी कि बड़ा हो जाएगा तब भी वह जो कि है कीटों को आसानी से खा सकता है तथा दोनों ही एक प्रकार के परपोषी का भक्षण कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर समझिए मेंटेट्स एंड लेडीवरंग। एंड यहाँ पर मैंने आप लोगों को 10 जो कीटनाशक रसायनों के नाम दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को याद करना है कि 10 कीटनाशक रसायनों के नाम। पहला है हमारा निकोटिन, दूसरा है पायरेथ्रम, तीसरा है रीनिया, चौथा है मार्गोसात, पाँचवा है सोबिडिलो, छठा है हमारा कार्बोफ्यूरान, सातवां है फोरेट और आठवां है मेलाथियान, नौवां है मिथाइल पैराथियान एंड 10वां है डाइमिथोएट। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि किस प्रकार से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है कि मदद पहुंची है। अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सीखने को मिला है यहाँ से तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के लिए। और हाँ, अगर आप लोग जो कि नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए सरल भाषा में वीडियोस बनाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।